चलिए, सभी जुड़ने वाले साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज में अपने राष्ट्रपति पद के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ये राष्ट्रपति के ही अनुच्छेद नंबर 62 जो है वहां से अपने इसको शुरू करेंगे और आज अपना महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो इससे पहले अपने जो स्टडी किया है उसको एक बार अपने हल्का सा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने देखिए दोबारा से अपने अनुच्छेद नंबर 52 से हमने राष्ट्रपति की शुरुआत की थी और अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो मैंने बताया था ये संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है जो केवल एक लाइन में पूरा हो जाता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 53 जो है ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका के बारे में बता रहा है कि भारत की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत की कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रमुख है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल नंबर 53 सीधी एक शब्द में बात करता है। फिर हमने आर्टिकल नंबर 54 की बात की थी जिसमें हमने राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल किन से गठित होगा उसके बारे में हमने डिटेल में बातें की थी सारी। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 55 जो था उसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रक्रिया से और किस प्रकार से होगा, वो सारी बातें हमने आर्टिकल नंबर 55 में डिस्कस की थी। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 56 जो था वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति का अपने पद पर कार्यकाल कितने वर्ष रहेगा, तो इसके बारे में बात करता है। तो इसके भी हमने चर्चा कर ली थी। 57 नंबर जो आर्टिकल था हमारा वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित था कि एक व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि उसका उस पद के ऊपर दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है, तो उसको आपने बोला था पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन का उल्लेख आता है अनुच्छेद नंबर 57। इसके बाद में 2-3 आर्टिकल अपने आगे और पढ़े थे। आर्टिकल नंबर 58 जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में बात करता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य कब होगा, उसको कौन सी योग्यताएं पूरी करनी पड़ेगी तब वो राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकेगा, उसके बारे में बातें थी। 59 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी। तो पद की शर्तों का उल्लेख आता है वो आर्टिकल नंबर 59 में आता है। और यहां हमने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि शर्तें और योग्यता ये दोनों आपस में कंफ्यूज होती है। पेपर में जब भी प्रश्न पूछा जाता है वो योग्यता से संबंधित पूछा जाता है और उसमें एक ऑप्शन शर्त का दे देता है वो, ठीक है, तो वो हमने अलग अलग डिसाइड किए था। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 60 जो है वो राष्ट्रपति की ओथ या उसकी शपथ के संबंध में, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा तो वो किस प्रकार की शपथ होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, कौन राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाएगा, ये तमाम बातें हमने 60 नंबर अनुच्छेद में डिस्कस की थी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 61 जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसको हमने नाम दिया था किसका, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की जो प्रक्रिया है जिसके आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख जो है वो हमें आर्टिकल नंबर किसमें मिलता है, 61 में मिलता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। यहां तक की बातें हमने डिस्कस कर ली थी एक एक करके सभी। आज जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 62 है और 62 नंबर आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद किस प्रकार से रिक्त हो सकता है, वैकेंट हो सकता है, और दूसरा उस वैकेंट पद को भरने की प्रोसेस क्या होगी, उसको फिल कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें हमें आर्टिकल नंबर 62 में देखने को मिलती। ठीक है, देखिए आप आर्टिकल नंबर 62 राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद का रिक्त होना और उस रिक्ति को किस प्रकार से भरा जाएगा उसके बारे में यह उल्लेख करता है। तो जैसा पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उसके दो सिस्टम हो सकते हैं या दो आधार हो सकते हैं। एक तो उस समय जब सामान्य कार्यकाल पूरा हो जाए, उसका राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए, कहने का मतलब उसके 5 साल पूर्ण हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। या फिर मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है किसी आकस्मिक स्थिति में, अचानक किसी ऐसी स्थिति के अंदर जब राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपने पद से क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाए, या यह भी संभव है कि राष्ट्रपति का चुनाव ही अवैध घोषित हो जाए।
वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अगर चुनाव नहीं हुआ है और उसको अगर सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे दी जाए और सुप्रीम कोर्ट उसके निर्वाचन को अगर अवैध घोषित कर दे, तो राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? आकस्मिक रूप से रिक्त हो सकता है, अचानक रिक्त हो सकता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके भरने की प्रोसेस क्या होगी, यह हमें बताता है आर्टिकल नंबर 62, 62 नंबर आर्टिकल। तो यहां हमने बात की थी कि जब राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 साल का कार्यकाल था उसका, और वो पूरा हो जाए, तो हमारा संविधान एक बात कहता है। पहली बात तो यह है कि सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। पुराना राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम क्या कर लेंगे? नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेंगे। तो उस समय तो ये पद, जैसे इसका कार्यकाल समाप्त होगा, नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर नया चुनाव नहीं हो पाया है, तो ऐसी अवस्था के अंदर वही राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न कर लिया जाए। यानी कि सामान्य कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है 5 साल उसका, तो राष्ट्रपति उस समय तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर लिया जाता। तो ये कंडीशन तो हमने देखी है कब? जब सामान्य कार्यकाल पूरा हो रहा है उसका, 5 साल का टाइम पीरियड उसका क्या हो जाए? पूरा हो जाए। लेकिन अगर परिस्थिति ये बन जाए जिसके अंदर नए चुनाव करवाने का या नया नोटिफिकेशन जारी करने का मौका ही नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, तो इस स्थिति के अंदर भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के सारे कार्य अब किसके द्वारा किए जाएंगे? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। और इसके उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम जो अवधि हो सकती है वो 6 माह। अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर नए चुनाव करवाकर स्थायी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। यह क्या होगा? अनिवार्य है। इसको किसी भी आधार पर टाला नहीं जा सकता है, ये मैंडेटरी है कहने का मतलब। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजंस में कहा है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में रिक्त नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी संवैधानिक परंपरा का सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद है हमारे देश का। तो इस वजह से राष्ट्रपति का पद का कभी भी उसकी रिक्तता जो है, उसको अचानक अगर रिक्त हो भी जाती है, तो संविधान तो हमारा यही कहता है कि उसको यथाशीघ्र भर दिया जाना चाहिए, जितना जल्दी संभव हो सके उसको फिल किया जाना चाहिए। और इसको फिल करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। और उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकता है? 6 माह के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें थी पद रिक्तता के संबंध में, वो थी 62 नंबर अनुच्छेद। अब जो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, ये वास्तव में सारी बातें आगे हमें उपराष्ट्रपति में भी पढ़नी है। तो हमारा आर्टिकल नंबर जो 65 है, 65 नंबर जो आर्टिकल है, वो ये बात कहता है कि आकस्मिक परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये जो बातें लिखी हुई है सारी, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 65 में है, 65 नंबर आर्टिकल में। इसके साथ साथ हमें एक आर्टिकल और देखना है, आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल नंबर 70। ये 70 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? ये संसद को एक पावर देता है, संसद के पास एक अधिकार है। वो अधिकार क्या है? कि राष्ट्रपति पद से संबंधित अगर अन्य कोई आकस्मिकताएं उत्पन्न हो जाए, एक आकस्मिकताएं तो ये है जिसमें राष्ट्रपति का पद अचानक क्या हो गया है? रिक्त हो गया। इनके अलावा भी अगर कोई अन्य आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद उस संबंध में कोई विधि या कानून बना सकती है। संसद उसके संबंध में क्या कर सकती है? कोई विधि या कानून बना सकती है। और इसी कानून का प्रयोग करते हुए, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1969 में, 1969 में देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जैसा मैंने बताया था, हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। और उस समय भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो थे वीवी गिरी। तो जैसे इनकी मृत्यु हुई, वीवी गिरी जो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू किया। अब नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था,
और उस चुनाव को लड़ने के लिए वीवी गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। नए राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा राष्ट्रपति पद तो पहले से ही रिक्त चल रहा था और उपराष्ट्रपति ने अपने पद से क्या दे दिया? एक तरीके से त्याग पत्र दे दिया। तो अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो अब ये एक ऐसी परिस्थिति हो गई जो अन्य आकस्मिकताओं में आ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि आर्टिकल 70 का प्रयोग करते हुए एक नया विधि या नया कानून बनाया और उसके हिसाब से अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो या दोनों ही अपने पद से एब्सेंट हो मान लो, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो सीजीआई होगा, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर सीजीआई का पद भी खाली है मान लो, तो ऐसी स्थिति में भारत का सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज जो है, वरिष्ठतम जो जज है 33 जजों के अंदर, उन 33 जजों में से कोई भी वरिष्ठतम जज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये बात हमने डिसाइड की 1969 में। तो ये पद रिक्तता वाली जो स्थिति है, ये आर्टिकल 62, आर्टिकल 65 और आर्टिकल नंबर 70, ये सारी बातें एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है। तो यहां सीजीआई के रूप में जिस व्यक्ति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था वो थे एम हिदायतुल्ला। तो भारत के एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस जो कार्यवाहक या एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे वो एक ही व्यक्ति है, कौन है? एम हिदायतुल्ला के नाम से। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आर्टिकल नंबर किस में पढ़नी है? 62 में पढ़नी है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन हो जाने तक अपने पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। यह क्वेश्चन बनता है, बस ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल पूरा होता है तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह केवल उसी परिस्थिति में कार्य करेगा जब यह पद क्या हो जाए? अचानक से रिक्त हो जाए। तो अचानक से रिक्त होने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो त्यागपत्र से हो सकता है, मृत्यु से, महाभियोग से, या निर्वाचन क्या हो जाए? उसका अवैध घोषित हो जाए। तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, संविधान तो ये कहता है। और साथ ही इसकी अधिकतम अवधि का उल्लेख भी करता है, जो कितनी हो सकती है? 6 माह हो सकती है। फिर आर्टिकल 65 जो है उसके हिसाब से राष्ट्रपति के पद के अचानक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है वो किसका कार्य करेगा? राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अचानक रिक्त होने की अवस्था में, सामान्य रिक्ति के अंदर नहीं करेगा, सामान्य कार्यकाल पूरा होने पर नहीं करेगा। सिर्फ किस अवस्था में करेगा? अचानक रिक्त होने की अवस्था में। ठीक है। तो इनमें एक एक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो अपने को बड़ी सावधानी से इसका समझना है। फिर देखिए आप, परंतु यदि उसी समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन फिर कौन करेगा? इसका संविधान में उल्लेख नहीं था, संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। लेकिन जैसा मैंने बताया, आर्टिकल नंबर 70 के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि अन्य कोई आकस्मिकताएं अगर उत्पन्न होती हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए विधि बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ठीक है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1969 में राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम बनाया गया 1969 के नाम से। और इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर रिक्त हो जाए तो भारत का सीजीआई जो है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो किसका काम करेगा? राष्ट्रपति का काम करेगा। ठीक है। तो ये बातें बड़ी क्लियर से शब्दों के अंदर आर्टिकल नंबर 70 के अंतर्गत शामिल की हुई है। और ऐसा आज तक एक बार हुआ है, जैसा मैंने बताया 1969 में जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह वीवी गिरी जो थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भी क्या दे दिया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो एम हिदायतुल्ला जो थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल नंबर 62, 65 और 70 इन तीनों का आपस में क्या करती है? इंटरकनेक्ट करती है। ठीक है। चलिए अब अपने एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, आर्टिकल नंबर 71। जैसा अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एक और तरीके से रिक्त हो सकता है, और वो तरीका हमारा क्या है कि अगर उसका निर्वाचन ही क्या घोषित हो जाए? अवैध घोषित हो जाए। निर्वाचन क्या घोषित हो जाए? अवैध, इनवैलिड घोषित हो जाए। तो इसको किस आधार पर चुनौती मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में, और इसका निपटारा कौन करेगा? तो देखो आप, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो उसका निपटारा करने का एक ही कोर्ट को अधिकार है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। किसी हाई कोर्ट के अंदर इसकी कार्य प्रणाली शुरू नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिसीजन देने का राइट कौन रखता है?
सुप्रीम कोर्ट रखता है और उसका निर्णय भी अंतिम माना जाएगा। उसने जो निर्णय दे दिया है फिर उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसका निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। ठीक है, देखिए आप अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा, एक संवैधानिक पीठ बनाएगा। अकेला न्यायाधीश ये डिसीजन नहीं दे सकता, इसके लिए क्या गठित करनी पड़ेगी? संवैधानिक पीठ गठित करनी पड़ेगी और इस पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। जब भी संवैधानिक पीठ गठित की जाती है तो वो कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनती है? 5। कम से कम उसमें कितने होने चाहिए? 5 तो होने ही चाहिए। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितने शामिल करे, लेकिन न्यूनतम संख्या जो है वो कितने न्यायाधीशों की होनी चाहिए? 5 न्यायाधीशों की। अब इसमें शिकायत कौन करेगा? पहली बात, और शिकायत कब करेगा? कब और कौन? ये 2 बातें हैं हमारे पास। तो इसको चैलेंज देने की एक समय अवधि है कि आपको जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, परिणाम घोषित होगा, उसके विद इन 20 डेज के अंदर अंदर इसको चुनौती देनी पड़ेगी। अगर 20 दिन का टाइम पीरियड गुजर गया तो उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। नंबर 1 बात। दूसरी बात, देगा कौन? तो शिकायत या तो उम्मीदवार देगा। जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव 4 लोगों ने लड़ा था, तो एक तो बन गया इनमें से, बाकी बचे हुए जो 3 कैंडिडेट हैं केवल वो उम्मीदवार ही इसको क्या दे सकते हैं? चैलेंज दे सकते हैं। नंबर 1 बात। अगर उम्मीदवार चैलेंज न करे और निर्वाचक मंडल में से कोई चैलेंज करे, जो हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था, उस निर्वाचक मंडल में से भी अगर कोई चैलेंज करे तो वहां भी 1, 2, 10, 15, 17 चैलेंज नहीं कर सकते। कम से कम कितने सदस्य शामिल होने चाहिए? 20 सदस्य। 20 सदस्य सामूहिक रूप से अगर इस चुनाव को चुनौती देंगे तभी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगा। अगर 5, 7, 10 जने इकट्ठे होकर अगर चुनाव को चुनौती देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई नहीं करेगा। या तो उम्मीदवार खुद करें और या फिर कौन करें? 20 निर्वाचक मिलकर सुप्रीम कोर्ट में यह कार्य कर सकते हैं। ठीक। अब अगर निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, मान लो फाल्टेड हो गया, निर्वाचन सही नहीं हुआ, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ मान लो, तो उस समय अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। जितने दिन वो पद पर रह लिया और उस दौरान उसने संविधान के दायरे में जो भी कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है कि निर्वाचन अवैध होने पर उन समस्त कार्यों को भी अवैध घोषित कर दिया जाए। यह स्टेटमेंट वाले प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है, आपको ऊपर लाइन में देगा कि कौन सा एक कथन सही नहीं है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो उसमें आपको एक कथन ऐसा दे सकता है क्या कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी अवैध माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कार्य एजिट रहेंगे। और दूसरी बात, चैलेंज का आधार क्या हो सकता है? तो चैलेंज का आधार संवैधानिक प्रक्रिया ही हो सकती है। अगर हम ये कहें कि निर्वाचक मंडल अधूरा था, निर्वाचक मंडल क्या था? अधूरा था। यह बात मैंने वहां भी आपको बताई थी। निर्वाचक मंडल के अधूरे होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, निर्वाचक मंडल में भाग लेती है, प्लस भारत की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इनसे मिलकर बनता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या बनता है? निर्वाचक मंडल। अब मान लो 28 राज्यों में से 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभाएं भंग की हुई है, विधानसभाएं वहां कार्य नहीं कर रही है मान लो, तो ऐसी स्थिति में हम यह कह के चैलेंज नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी 28 राज्यों ने भाग नहीं लिया। 28 राज्य भाग लेने चाहिए थे। मतलब निर्वाचक मंडल के अंदर अगर अधूरापन है या रिक्तता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के अवैध होने का आधार नहीं हो सकती। मान लो लोकसभा के 543 सदस्य चुनाव में भाग लेने थे, लेकिन उस समय मान लो 530 नहीं भाग लिया या 510 नहीं भाग लिया, सबने भाग नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह के चैलेंज नहीं कर सकते कि लोकसभा के 543 आने चाहिए थे और 510 नहीं वोट डाले। तो निर्वाचक मंडल की रिक्तता के आधार पर इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
ठीक है। और ये बात भी एक दो बार प्रश्न अच्छे पेपरों में पूछ ली गई है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। जैसे एक सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आया कि कितनी विधानसभाओं के भंग होने पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, तो उसमें दे दिया था उसने 50% राज्यों की, 25% राज्यों की, 10% राज्यों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विधानसभा के भंग होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का चुनाव एज इट उसी प्रक्रिया से पूरा करवाया जाएगा। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं दिया जा सकता। तो ये बातें सारी राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने को लेकर है, जो आर्टिकल नंबर किसमें है, 71 में है। हालांकि 71 वाला जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पर भी सेम लागू होता है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी चैलेंज देना है तो उसका निर्णय जो है वो भी केवल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर समान रूप से लागू होता है और दोनों की समान प्रक्रिया इसके अंदर फॉलो की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने अब बात करते हैं। देखिए ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने पास। अब जो टॉपिक अपने शुरू करने वाले हैं, राष्ट्रपति की पावर्स, शक्तियां क्या होंगी, उसके कर्तव्य और कार्य क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपने बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान के अंतर्गत क्या क्या दी हुई है, तो इसको अपने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो शक्तियां देखेंगे जो देश के अंदर ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति नहीं है, आपातकालीन परिस्थिति नहीं है, सामान्य परिस्थिति है, देश के अंदर सामान्य संविधान के द्वारा देश को चलाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां सामान्य शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां कौन कौन सी हो सकती है, तो ये शक्तियां कार्यपालिका से संबंधित हो सकती है। अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख। तो कार्यपालिका से संबंधित सारी शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान में दी हुई। विधायी शक्तियां, मैंने बताया था राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है, संसद का भी क्या होता है, अंग होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। तो संसद के संबंध में उसको जो शक्तियां प्राप्त होगी उनको क्या बोलेंगे, अपने विधायी शक्तियां बोलेंगे। तीसरी फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां, ये भी राष्ट्रपति को है। फिर न्यायिक शक्तियां, न्यायालय से संबंधित कुछ एक शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद में कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीति का मतलब हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे, यानी कि हमारी विदेश नीति का संचालन कैसे होगा, वो जो शक्तियां हैं इनको डिप्लोमेटिक पावर्स बोलते हैं। वो क्या कहलाएंगी, कूटनीतिक शक्तियां कहलाएंगी। और फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति, हमने देखा था आर्टिकल 53(2) के अंदर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह बात हमने आर्टिकल नंबर 53(2) में देखी थी। तो अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति सैन्य कमांडर होने के कारण उसको कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, सैन्य शक्तियां। तो ये तो वो पावर्स हैं जो जनरल कंडीशन में मिलती है, यानी कि जब देश के अंदर पीसफुलनेस है, शांति काल चल रहा है, आराम से देश की शासन व्यवस्था चल रही है, तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर प्राप्त होगी। देश के अंदर अगर परिस्थिति बिगड़ती है, जिसको हम इमरजेंसी कंडीशन बोल सकते हैं, तो आपातकालीन परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। तो यह हमारे संविधान का एक अलग से भाग बनाकर उसमें 3 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। एक को हम बोलेंगे राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, जो आर्टिकल नंबर 352 में है। फिर बोलेंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित शक्तियां, यह आर्टिकल नंबर 356 में है। और फिर बोलेंगे वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लगी हुई है तो जो शक्तियां मिलेगी वो आर्टिकल नंबर 360 में। तो 52, 56, 60 ये 3 प्रकार की पावर्स जो हैं वो राष्ट्रपति को उस समय प्राप्त होगी जब परिस्थिति सामान्य नहीं है। जब परिस्थिति क्या नहीं है, सामान्य नहीं है, यानी कि देश की आर्थिक साख जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में जा चुकी है और उसके ऊपर उठने के चांस नहीं है। तो देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस राज्य की प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्था को केंद्र अपने हाथ में ले सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन बोलेंगे। और देश के अंदर भी देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाए, उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है। तो ये तीनों विशेष परिस्थितियां हैं जिनको हम राष्ट्रपति की क्या बोलेंगे, आपातकालीन शक्तियां बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक एक करके अपने को सभी डिस्कस करनी है। कार्यकारी शक्तियों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए आप, कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है।
सबसे पहली बार जो अपनी शक्तियां देखते हैं वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का सीधा सीधा संबंध इसी से होता है। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो कार्यपालिका के अंदर शामिल जो व्यक्ति थे वो हमारे पास कौन कौन थे? राष्ट्रपति खुद था कार्यपालिका का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री था और उसकी मंत्रिपरिषद थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। फिर हमने एक पद और देखा था इसके अंदर, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका का सदस्य होता है। और फिर हमने एक पद की बात की थी, महान्यायवादी। महान्यायवादी ये सभी जो हैं ये कार्यपालिका के भाग होते हैं, या कार्यपालिका का निर्माण इन सभी से होता है। तो अब इनके संबंध में सबसे पहले अगर अपने इसकी बात करें कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त होती, तो इसमें सबसे पहले अपने दो आर्टिकल वो डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं, आर्टिकल नंबर 53 और आर्टिकल नंबर 74। 53 वाला आर्टिकल हमारा क्या कह रहा था कि देश के संविधान के अंतर्गत संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी राष्ट्रपति में निहित होगी। वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात सीधी सीधी शब्दों में आर्टिकल नंबर 53 में दी गई। फिर आर्टिकल नंबर 74 एक बात और कहता है कि राष्ट्रपति जब अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? तो वो प्रधानमंत्री और उसकी क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी में कौन शामिल होगा? तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए या उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह बात आर्टिकल नंबर 74 कहता है। अब इसके संबंध में फिर हमने दो संविधान संशोधन की बात और की थी। एक था 42वां संविधान संशोधन और दूसरा था 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन यह कह रहा था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में जो भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाएगी उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। यानी कि वो उस सलाह को मानने से इनकार नहीं कर सकता। यह बात हमने नए आर्टिकल से जोड़ दी, जो नए संविधान संशोधन से जोड़ दी, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन 44वें संशोधन में इसमें एक बात नई और जोड़ी गई। वो ये थी कि अगर राष्ट्रपति को सलाह दे मंत्रिपरिषद तो राष्ट्रपति एक बार उस सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए उसको दोबारा मंत्रिपरिषद को लौटा सकते। लेकिन अगर दोबारा सिफारिश भेजी तो फिर राष्ट्रपति को मानना क्या होगा? उसका बाध्यकारी होगा। तो आर्टिकल नंबर 74 और 53 के संबंध में ये दो संशोधन किए गए थे, 42वां और 44वां संशोधन। इसका मतलब जैसा मैंने बताया था, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था चलती है और संसदीय शासन व्यवस्था में देश के दो प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख होता है नाम मात्र का। नाम मात्र का प्रमुख हम देख रहे हैं कौन है? राष्ट्रपति। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है। वो तब तक अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि मंत्रिपरिषद उसको सलाह नहीं देगी। अपने विवेक से वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब वो केवल क्या है? नाम का प्रमुख। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होगा, रियल जो प्रमुख होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल में जो कार्य करवाएगी वो यही करवाएगी। तो इसी वजह से राष्ट्रपति की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां एक तरीके से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई है टोटली। और यह बात हमने प्रमाणित कर दी है आर्टिकल नंबर 74 और 53 से। अब इस कार्यपालिका का जो गठन किया जाएगा या जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का गठन होगा यह भी राष्ट्रपति ही करेगा। तो इसके गठन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 75 में, आर्टिकल नंबर 75 में। अब आर्टिकल 75 का पहला पार्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? नियुक्ति। ये देखो आप, अपॉइंटमेंट है।
ना तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और न भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति केवल क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, अपॉइंटेड होता है। ध्यान रखना, ये छोटी सी लाइन है लेकिन ये पेपर में आएगी तो आपको गड़बड़ करवा देगी। और एक बार ऐसा आरएएस के पेपर में पूछ भी लिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, भारत के प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो ये चुना जाने वाली बात जो है ना, ये थोड़ी हमें ज्यादा सटीक लगती है उस समय। ठीक है, हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, क्या प्रधानमंत्री को चुना गया है? प्रधानमंत्री को चुना नहीं गया है। संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर उसकी मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की खुद की और उसकी मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की, ये दोनों ही नियुक्तियां जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तीसरा देखिए आप, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम जो है वो भी किसका है, राष्ट्रपति का है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना ये बात आप, हम अब जो बातें कर रहे हैं वो सारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कर रहे हैं। और कई बार वो क्वेश्चन पूछता है आपसे सांसद को शपथ दिलाने को लेकर या सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर, वो पार्ट अलग है। अगर लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलानी हो या राज्यसभा के सदस्य को शपथ दिलानी हो तो वो बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी किसकी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं 75 में। तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और दोनों को क्या करेगा, शपथ दिलाने का काम भी करेगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना, कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड करता है प्रधानमंत्री। ये तो अपने सामान्य बात देखते ही हैं कि कौन सा व्यक्ति मंत्री बनेगा, ये बात राष्ट्रपति नहीं डिसाइड करेगा, कौन करेगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो केवल उसको किसकी नियुक्त करके शपथ दिलाने का काम करेगा। इसी प्रकार से किस मंत्री को कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट कौन सा दिया जाएगा, तो विभाग का बंटवारा जो है वो भी प्रधानमंत्री का क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। तो ये जितनी भी सारी बातें हमने पढ़ी है वो आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत पढ़ी। तो आगे और भी शक्तियां हम इसके बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में और कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त रहती है। तो आज का तो ये वीडियो लेक्चर अपने एक बार यही एंड करते हैं, कल अपने इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आगे की कार्यपालिका शक्तियां जो है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गर्मी ने